हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेगमेंट होता है, जो एग्जाम्पलर का जो सेगमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जब हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं किसी चैप्टर को लेकर के। तब चाहे आप आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, एनटीएस या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई। और जैसा कि मैंने कहा, खुद के कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा मिलता है। तो जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करने में बड़ा ही मजा आता है भाई, क्योंकि हमने जब सब कुछ सीख लिया है, अब उसको इंप्लीमेंट करना है तो मजा तो आएगा ही। तो क्यों ना शुरू कर लिया जाए जल्दी से इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर है हमारा 9 बल तथा गति के नियम, और इसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबसे फर्स्ट इसके अकॉर्डिंगली, जो एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंगली, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर, तीनों ही फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर रहे हैं हमारे एमसीक्यूज को, फिर हम लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर को भी कवर अप करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आपको पता है, रहती है कि अगर एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमारे जब सॉल्व होते हैं, तब आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आंसर्स जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है, जिससे हम दोनों को पता चल जाता है कि कितनी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूं मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, बल तथा गति के नियम चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी से आंसर कीजिए। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। मतलब ये यहां पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई पिंड है, वो एक सरल रेखीय पथ पर, मतलब वो सीधा सीधा एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे सीधे सीधे एक रास्ते पे चले जा, तो इसके सीधे सीधे ऐसे चले जाने के केस में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो क्या क्या चीजें होती है भाई, जब एक पिंड चल रहा होता है तब क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। बिल्कुल भाई, अगर कोई चीज चल रहा है तो इसकी जो चाल है वो परिवर्तित होगी, चेंज होगी। इसका वेग सदैव परिवर्तित होते रहता है भाई। हो सकता है इसका वेग परिवर्तित हो, आगे की तरफ चल रहा है तो भाई हो सकता है वेग बदलते रहे, क्योंकि अगर वो एक्सीलरेट हो रही है तो बदल सकता है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। अब ये कुछ नहीं है भाई, सरल रेखीय पथ के अनुदिश चल रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ही तरफ जाए। आगे बात करते हैं, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। ऑब्वियसली इसके ऊपर बल काम करेगा तभी तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सा गड़बड़ है भाई, इसमें जो ग ऑप्शन है ये गड़बड़ है। ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन में पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है भाई, ये इस संबंध में सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। गति का जो तृतीय नियम था वो कहता था भाई कि अगर किसी वस्तु के ऊपर हमने बल लगाया तो वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है और बराबर लगाती है। कुछ इस प्रकार से, अगर एक पिंड है, इस पिंड के ऊपर एक दूसरे पिंड ने फोर्स लगाया हो, तो ये पिंड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और दोनों के मान बोले ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड, और इसको मैं कहूं कि फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट, तो इस संबंध में होता है कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट, बट नेगेटिव ऑफ। अब यहां पे बारी ये आ जाती है, ये नेगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कि ये विपरीत दिशा में, जैसा पहले दूसरे पे बल लगा रहा उससे विपरीत दिशा में दूसरे ने लगाया।
तो मतलब पहला बल दूसरे पे और दूसरा बल पहले पे, ऐसा हो रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। सदैव एक ही वस्तु बल लगाती है, नहीं यही तो दिख रहा, दो दो लगाती है। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ये बात सही लग रही है। दो भिन्न वस्तुएं, ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु, और विपरीत दिशा, देखिए ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। आगे, क्रिया और प्रतिक्रिया के परिमाण और दिशाएं समान होती, नहीं दिशा समान है ही नहीं, है उल्टा है भाई। परिमाण तो समान है, परिमाण जो है जितना बल पहला दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा भी उतने पे लगा रहा है, लेकिन नेगेटिव चिन्ह कह रही है कि भैया दिशा असमान है। किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंब कार्य करते, नहीं लंबवत कुछ नहीं है भाई, इसके परपेंडिकुलर ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात हमें समझ में आता है कि जो ख ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाना चाहिए। चलिए भाई जल्दी से आप भी कमेंट कर दीजिए, चेक कर लेते हैं हम, ख आंसर बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे और खींचता है, ऐसा करके गोल रक्षक क्या करता है? मतलब कुछ ऐसा समझ के चलिए, सिर्फ यहीं पे नहीं, अगर जैसे आप क्रिकेट की बात करते हैं उस समय भी जब बॉल को पकड़ा जाता है तो पकड़ के ऐसा नीचे की तरफ, मतलब थोड़ी हाथ पीछे खींची जाती है। यह हाथ को पीछे खींचने का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसको पीछे खींचने के पीछे एक छोटी सी बात है, वो ये कि जो हमारा बल होता है, जो बॉल ने मेरे हाथों के ऊपर जो बल लगाया, ये बल हमेशा ही होता है mv/t के बराबर। mv/t क्या है भाई? तो mv का मतलब होता है संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग इक्वल्स टू संवेग बटा में समय। मतलब ये जो हमारा बल होगा जो मेरे हाथ पे, कौन सा भाई? तो ये जो बॉल को पकड़ा उस कीपर ने, गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा, तो पकड़ा तो क्या हुआ भाई? उसके ऊपर बल लगा। बल लगा, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि उसके ऊपर जो संवेग कार्य करेगा mv, उसको विभाजित कर दें अगर हम समय से, तो यही बल लगा करके वो बॉल को रोक रहा होगा। अब एक सिंपल सी बात समझिए, समय जितना छोटा होगा संवेग परिवर्तन की दर उतनी बड़ी होगी, मतलब संवेग परिवर्तन उतना ज्यादा होगा, ऐसा समझिए। इसको समझने का बहुत आसान तरीका, बॉल आ रही है मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड से, और मास है इसका मान लीजिए 2 kg, तो इसका संवेग कितना हो गया भाई? इसका जो संवेग p से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 × 2 20 हो गया। मतलब अगर इसको, ये 20 का संवेग तो फिक्स हो गया, बॉल जब वहां से चल चुकी है तो ये तो नहीं बदलने वाला, ये तो ऐसे ही चलेगा। अब 2-3 चीजें समझिए, F1 F2 दो तरीके के बल मैं लगाता हूं। एक बल मैंने लगाया 20 बटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड में मैं इसको रोक लेना चाहता हूं, बॉल आई बस 1 सेकंड में ही मेरे हाथ में रुक जाए। मतलब उसका जो वेग जो मुझे मिला है, इसका जो वेग है जो मुझे 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से 0 मीटर प्रति सेकंड लाने में भाई रोकूंगा, तो देखिए मैं इसका मास तो कम नहीं कर सकता ना कि मास बदल दूंगा, नहीं भाई, बॉल का मास उतना ही रहेगा। वेग 0 करना है ना, वो बॉल चल के आ रही थी, उसका वेग 10 था, मैं 0 करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि 1 सेकंड में 0 कर देता हूं। 1 सेकंड में तो ऐसा हाथ लगा और यहीं कहीं 0 हो जाए, तो मुझे बल कितना लगाना पड़ रहा है? 20 न्यूटन का। किंतु अगर यही चीज मैं ऐसा करूं कि 20/2 सेकंड लगा दूं, मतलब बॉल पकड़ा और 2 सेकंड का टाइम दिया, उसको स्लो डाउन होने का 2 सेकंड का समय दिया। अब भाई बॉल तो पकड़ लिया है, अब छोड़ के फिर यहां आके पकड़ तो सकता नहीं इतनी क्विक, तो क्या करते हैं, बॉल को पकड़े पकड़े हाथ को ही पीछे खिसका देते। तो जब पीछे खिसका रहे, मतलब मैंने 2 सेकंड का टाइम ले लिया, तो कितने का फोर्स मुझे झेलना पड़ा भाई? 10 न्यूटन का। यही थोड़ा सा और समझदार हो और वहां पे समय उपलब्ध हो, तो वो 20 बटा मान लीजिए 4 सेकंड का समय लगा दिया, तो उसने कितना लगाया? 5 न्यूटन। एक बात समझिएगा, बॉल जो चल के आ रही थी जिसका मोमेंटम कितना था भाई? जिसका मोमेंटम था 20, उसी 20 को 0 करना था। उसको 0 करने के लिए मास तो 0 नहीं हो रहा भाई, वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 करने के लिए अगर मैंने वहीं के वहीं रोका, 1 सेकंड में ही रोका तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 2 सेकंड में रोका तो 10 न्यूटन का फोर्स, और अगर 4 सेकंड में रोका तो मात्र 5 न्यूटन का फोर्स। अब बताइए वो क्यों ऐसा काम करेगा भाई? तो वो ऐसा काम करने की वजह से वो काम करता है कि टाइम को बढ़ा लेता है। ऐसा करने के पीछे क्या है भाई? तो वो टाइम को चाह रहा है कि बढ़ा दूं,
टाइम बढ़ने का फायदा क्या हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये समय को मैं बढ़ाता गया तो इफेक्टिव फोर्स जो थी, बल का मान कम होता गया, उसको कम चोट लगेगी, कम बल लगा के रोकना होगा। तो क्या होगा, बॉल पर अधिक बल लगा पाता नहीं भाई, बॉल पर अधिक बल लगाना ही नहीं है मुझे, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता। बिल्कुल सही बात है, बॉल जो हाथों के ऊपर बल लगा रहा था ये 20 न्यूटन 1 सेकंड में, 2 सेकंड कर दिया तो 10 न्यूटन का लगाया, और अगर 4 सेकंड कर दिया तो भाई मात्र 5 न्यूटन का। संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि नहीं, संवेग परिवर्तन की दर में ये कमी आ रही है। तो अगला ऑप्शन भाई संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है, मतलब यहां पर ख और ग दोनों ही आंसर सही है भाई। ठीक है, ख भी सही है और ग भी सही है। लॉजिक क्या था वो यहां पे हमने एक एग्जांपल के जरिए समझ लिया। तो आपके आंसर्स अगर आपने दोनों टिक किए हैं तो दोनों सही है भाई, ख और ग। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी पिंड का जड़त्व, इनर्शिया की बात करें, जड़त्व की बात करें, जिसके कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का ही नियम था भाई, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, वो गति में जाने का विरोध करती है। और अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में चल रही है तो वो रुकने का विरोध करती है। अर्थात समझ में आता है कि पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। प्रतिरोधित मतलब रोकना, अवरोधित करना, रोकना भाई। ठीक है, ऑप्शन और देख लेते हैं। उसकी चाल बढ़ाता है, नहीं। उसकी चाल को कम करता है, यह भी नहीं। घर्षण के कारण अवमंदन करता है, भाई बिल्कुल नहीं। जब जड़त्व की बात करें तो यहां घर्षण की बात करेंगे ही नहीं। यहां पर क्या है भाई, जड़त्व जो है वो एक काम करता है कि जो भी परिवर्तन होगा, अगर वो गत्यावस्था में तो रुकना परिवर्तन हुआ, और रुकी हुई है तो चलना परिवर्तन हुआ। तो रुके होने पे चलने का विरोध, और चल रहा होता है तो रुकने का विरोध करता है। ये मतलब ये जो चौथे का ग ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ग इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो पीछे गिर जाता है, उस व्यक्ति के पीछे गिर जाता है। इसका क्या अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश। एक बात समझते हैं, देखिए हमारी रेलगाड़ी थोड़ी अच्छी है भाई, ये खुली छत वाली रेलगाड़ी है। यहां पे क्या किया, यहां पे जब इन्होंने यहां बैठे और यहां से एक सिक्का उछाल दिया, ये सिक्का उछाल दिया। अब ये सिक्का उछला, लेकिन हुआ ऐसा कि ये सिक्का गिरने के बजाय, कायदे से तो वहीं के वहीं गिर जाना चाहिए, लेकिन ये सिक्का यहां गिरा। तो मतलब सिक्का गिरना कहां चाहिए था, यहीं पे गिरना चाहिए था, ये पीछे गिर गया। अब पीछे गिरने का क्या मतलब हुआ, ये सिक्का यहां से इधर होकर के यहां पे गिरने से क्या तात्पर्य हुआ भाई, ये सिक्का ऐसा तिरछा क्यों आकर के गिरा। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर ये जो रेलगाड़ी है, अगर ये एक समान वेग से चल रही होती, तो ये जिस वेग से, ये मान लीजिए वी वेग से चल रहा है, तो ये सिक्का भी वी वेग से चल रहा होता, ये व्यक्ति भी वी वेग से चल रहा होता, और सिक्का ये यहीं के यहीं आकर के गिरती। किंतु रेलगाड़ी एक्सिलरेट हो रही है, मतलब ऐसा कि जब उसने उछाला तो उसका एक जो कुछ भी वेग था, मान लीजिए वी वेग था, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका जो वेग था वो बढ़ गया। अब मैं वी डैश कह लेता हूं, ये क्या हो रही है, एक्सिलरेट हो रही है, रेलगाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। तो भाई जब सिक्के को आपने उछाल दिया हाथ से, यहां आपने सिक्के को हाथ से क्या किया, उछाल दिया, जैसे ही आपके हाथ का संपर्क छूटा, ये वी वेग से इस सिक्के की गति भी खत्म हो गई। मतलब ये जो वी वेग से चल रहा था, जो एक बात समझिए, जिस क्षण मैं सिक्का हाथ से छोड़ रहा हूं, उस क्षण जो मेरा वेग होगा वही वेग सिक्के का होगा, वही वेग रेलगाड़ी का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, सिक्का अब हवा में उछल रहा है, अब तो इसका रेलगाड़ी से कोई संपर्क नहीं है ना, और रेलगाड़ी एक्सिलरेट हो रही, मतलब उसने अपना वेग और बढ़ा दिया, तो वेग और बढ़ा दिया तो सिक्का पीछे गिर गया। अगर उसी समय एक बात समझिए, और एक उदाहरण, सिक्का उछाला और रेलगाड़ी में ब्रेक लग गया, तो सिक्का क्या होगा भाई, आगे गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी धीमे हो गई और सिक्के का वेग ज्यादा था। यहां पर क्या था, सिक्के का वेग कम रह गया और रेलगाड़ी ने अपनी वेग बढ़ा दी। ठीक है, इस कारण से वो पीछे चला गया। मतलब एक बात समझ में आता है कि रेलगाड़ी की जो गति है वो एक समान तो नहीं है। अगर यह अवमंदित होती, रुक रही होती, तो सिक्का आगे गिरता,
वृत्ताकार पथ का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ये क्या है भाई, त्वरित है। उसका जो वेग है रेलगाड़ी का क्या हो गया, ये रेलगाड़ी का वेग बढ़ गया, जिसके कारण इसका तो वेग उतना ही रह गया सिक्के का v, रेलगाड़ी का वेग v डैश हो गया, जिसके कारण रेलगाड़ी आगे चली गई और सिक्का वहीं के वहीं गिरा। तो वो सिक्का कहां होगा, पीछे गिर जाएगा। वहीं गिरने का मतलब क्या, पीछे गिर जाना। ठीक, तो मतलब हमारा क्या है भाई कि रेलगाड़ी जो है वो त्वरित है, रेलगाड़ी जो है वो चल रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर, एक मेज पे रखा हुआ और वो घर्षणहीन है, मतलब फ्रिक्शनलेस है, 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। एक बात समझेंगे, अगर ये एक मेज है, इसके ऊपर 2 kg का एक कोई पिंड है, मान लीजिए ये 2 kg का एक पिंड रख दिया, ये इसके ऊपर खिसक रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इसके पीछे जो काम करता था फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण, इस घर्षण की वैल्यू हो गई 0। तो बात को समझेंगे, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसकी जो वेलोसिटी एक समान से चल रही है ना, मान लीजिए v से चल, मैं ये v को मेंटेन रखने के लिए यहां पे फोर्स लगाता था F, जो किसके लिए होता था भाई, Fs के लिए। मतलब मेरे को अगर इसको चलाना था तो ये Fs के बराबर ही मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता था आगे की तरफ, जिसके कारण इसका वेग बदलता नहीं था, एक समान वेग से चली जा रही थी। ठीक है, मतलब ऐसा कहूं, इस घर्षण बल को ही मेंटेन करने के लिए मैं फोर्स लगाता हूं अगर किसी चीज को एक समान वेग से चलानी है तो। किंतु यहां पे कह दिए कि भैया ये Fs जो है ये 0 है, घर्षण लेस है ना, तो 0 है, तो ये 0, तो ये F भी तो 0 हो गया ना। मतलब इस पे कितना बल लगाना पड़ेगा, 0 न्यूटन। क्यों 0 न्यूटन, क्योंकि भैया अब किसी को मेंटेन थोड़ी करना, वो जा रहा है तो जाएगी, उसकी तो टेंडेंसी है। किसी भी वस्तु की अगर वो गत्यावस्था में तो वो गत्यावस्था में ही रहेगी, वो रुकेगी थोड़ी, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है क्या कि अगर गतिज ऊर्जा मतलब वो गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी, विराम में रहती तो विराम में ही रह जाती भाई, जड़त्व के नियम के अनुसार, या न्यूटन के जो प्रथम नियम था उसके अनुसार, तो ये चलती ही जाएगी भाई, ये रुकेगी नहीं। मतलब मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 0 न्यूटन का, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये चलती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं, रॉकेट किस नियम पे कार्य करता है। रॉकेट जैसा कि आपको पता है, जैसे अभी मैंने फ्रिक्शन की जैसे बात करी, जैसे हम सड़कों पे जब चलते हैं तो सड़क पे चलते समय, जैसे मान लीजिए ये हमारा व्हील है साइकिल का, तो ये सड़क पे चलते समय होता ही है कि मैं इसके ऊपर आगे की ओर बल लगाता हूं और रोड और इस पहिए के बीच में पीछे की तरफ एक घर्षण बल कार्य करता है। ये जितना इसको पीछे की तरफ धकाएगा ये उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। इसी नियम, इसी सिद्धांत पे चलता भाई। लेकिन रॉकेट में कैसे भाई, रॉकेट की जब हम बात करते हैं, ये तो कहीं पे ना तो पहिए लगे ना कहीं पे घिसना है, तो ये कैसे चलेगा। तो इसको चलने के लिए यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है, ये इसके आखिरी चैम्बर यहां से बहुत तेजी से गैसों को नीचे की तरफ धकेलता है। तो ये जितनी तेजी से नीचे की तरफ गैसों को धकेलेगा, ये गैस भी इसको ऊपर की तरफ धकेलेंगे, ऊपर की तरफ। भाई न्यूटन का जो तृतीय नियम था उसके अनुसार क्या था, ये जितना नीचे की तरफ धकेलेगा ये उतना ही इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ धकेलेंगे। तो मतलब एक समझ में आ रहा है कि दोनों ही केसेस पे जब मैं बात करूंगा लगाए गए बल की, तो बल क्या होता है भाई, संवेग परिवर्तन की दर, यानी जितना संवेग नीचे की तरफ होगा उतने की ही दर से ऊपर की तरफ भी बल लगेगा, जिसके कारण ये गैस तो नीचे रह गया लेकिन रॉकेट क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। मतलब एक बात समझ में आती है कि ये किस नियम पर आधारित है भाई, ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम भाई हमारा जो mv होता है संवेग, इसके ऊपर आधारित है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो देखिए यहां पर गिवन ऑप्शन में क्या था, द्रव्यमान संरक्षण। नहीं भाई, द्रव्यमान संरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाएगा, उसका जो फ्यूल है वो धीरे धीरे खत्म होगा, उसकी द्रव्यमान संरक्षित नहीं रह रही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे देखिए, ऊर्जा का बेसिकली यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि हम वेलोसिटीज की जब बात करें, हाँ वर्क डन के टर्म में चलेंगे तब हम कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। वेग संरक्षण का कुछ होता ही नहीं भाई, वेग संरक्षित रहे ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पिंड का वेग हमेशा संरक्षित रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मतलब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ग इज द करेक्ट ऑप्शन।
Now moving to the question number 8 and it is the last question of MCQs for this chapter. तो ये हमारा यहां पे कह रहा है भाई कि हाफ ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर। टैंकर आप सभी ने देखे होंगे भाई, ऐसा ये टैंकर है और ये जो भी भाई इसका जो खींच के ले जाने वाला जो एलिमेंट होगा, है ना, यहाँ पे पहिया लगाते हैं, यहाँ पे पहिया लगाते हैं, भाई इसके लिए भी एक पहिया लगाते हैं, ऐसा कुछ। अब क्या हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं इसमें आधा जल भर दीजिए। ये आधा जल भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा भाई, आधा भरा हुआ है और चल रहा है। अब ये क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि ये चल रहा है, तो ये आगे की तरफ चला दीजिए इनको। अचानक ब्रेक लग गया, अब ये सडनली रुक गया, तो सडनली रुकेगा तो क्या होगा भाई, सडनली रुकेगा तो ये जो इधर का जो भी पानी है, ये पूरा का पूरा पानी आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा भाई। जैसे ब्रेक लगाएंगे इधर ऐसा उठना शुरू हो जाएगा पानी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे भाई, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। भाई एक चीज समझिए, ये आगे की तरफ गति करने लगेगा ना, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए समझिए, हम इसको कर सकते हैं ऐसा कि जैसे हम बस में खड़े हों, अचानक बस चल जाती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और अगर अचानक ब्रेक लग जाएगी तो क्या होगा भाई, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य होता है कि हमारी जो बॉडी है, जड़त्व के नियम के अनुसार अगर ये गाड़ी जब चल रही थी तब इसी पानी के अकॉर्डिंग, मतलब पानी कहें या फिर हम बस में खड़े हों वो कहें, दोनों ही जगहों पे समझ में आ रहा है कि ये पानी इसी वेग से चल रहा है जितने से वो टैंकर चल रहा था। लेकिन अचानक ब्रेक लग गया तो ये पानी तो चलता ही रहेगा ना आगे की तरफ, पानी थोड़ी रुकेगा, पानी भाई आगे की तरफ चलता रहेगा, तो ये पूरा का पूरा पानी आकर के आगे की तरफ धक्का दे देगा। सिमिलरली जैसे बस में हम चल रहे थे, हमारी वेग बस के वेग के बराबर थी, बस वाले ने ब्रेक लगा दिया तो मैं तो गति करूंगा ना, तो मैं आगे की तरफ झुक गया। तो ये है इसका फाइनल आंसर, क्या भाई, कि आगे की ओर गति कर जाएगा, जो पानी होगा वो किधर, आगे की तरफ झुक जाएगा। यही अगर पूछे कि टैंकर है, खड़ा है, उसमें आधा पानी भरा हुआ, अचानक चलना शुरू कर दिया तो पूरा पानी पीछे की तरफ धकाएगा भाई, ठीक है ना। मतलब ख करेक्ट ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस था, बहुत ही आसान था, न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं आते एमसीक्यूज में भाई, बहुत ही आसान रहे आपके लिए। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को देख लिया। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।